गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 7 प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध में कितने लोगों ने भाग लिया और किस तरीके से किन किन देशों के बीच में युद्ध हुआ, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखना ये है कि युद्ध में सैनिकों की स्थिति क्या थी और कितने सैनिक मारे गए, कितने घायल हुए, उसके हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। युद्ध में सैनिक। युद्ध की घोषणा होते ही हर देश की सरकार व्यापक पैमाने में सैनिकों की भर्ती में जुट गई, क्योंकि युद्ध के लिए यह सैनिकों का होना बहुत ज़रूरी था। तो युद्ध की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए जो देश की सरकार थी वो क्या है, बड़े पैमाने पर या बहुत अधिक मात्रा में सैनिकों की भर्ती कर रही थी। ज़्यादातर देशों में युवाओं को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। इसमें ज़्यादातर अत्यंत गरीब किसान और मजदूर परिवारों के युवक शामिल थे। आमतौर पर सेना के अफसर उच्च व अभिजाते वर्ग के होते थे। इनमें क्या होने लगा कि सेना में जो भर्ती होने वाले सेना थे वो क्या है, गरीब किसान या फिर मजदूर परिवार से युवा लड़कों को या युवा वर्ग के को शामिल किया गया। और जो उनके जो प्रमुख होते हैं, सेना प्रमुख होते हैं, बड़े अफसर, जो क्या है उच्च वर्ग से या अच्छे परिवार से उन्हें लिया गया। जो गरीब किसान व मजदूरों को महज भेड़ों की तरह देखते थे, मतलब उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें बिना सोचे समझे मौत के मुंह में ढकेलने से नहीं कतराते थे। मतलब उन्हें जो काम कराया जाता था या जो करवाना रहता था वो उसमें उन्हें सौंप दिया जाता या उन्हें उस कार्य को करने के लिए कहा जाता था। उदाहरण के लिए फ्रांस के वर्दून शहर पर जो हमला हुआ था वह लगभग 10 महीने तक चला। उस युद्ध में कम से कम 2,80,000 जर्मन सैनिक और 3,15,000 फ्रेंच सैनिक मारे गए। सोम नाम की जगह पर हुई लड़ाई में एक दिन में ब्रिटेन के करीब 20,000 सैनिक मारे गए और 35,000 बुरी तरह घायल हो गए। साल भर चली सोम की लड़ाई में ब्रिटेन ने लगभग 4 लाख, फ्रांस के 2 लाख और जर्मनी के 6 लाख सैनिक मारे गए। तो इस तरीके से जो 10 महीने के जो युद्ध चले, जो कौन से वर्दुन की शहर पर हमला हुआ, जिसमें काफ़ी अधिक लोग सैनिक भाग लिए थे और बहुत सारे सैनिक उसमें घायल भी हुए और मारे भी गए। आगे देखते हैं घटना क्या बताती है। विरोधी सेना को बढ़ने से रोकने और छुपकर युद्ध करने के लिए हर देश अपने कब्जे की जमीन पर लंबी खाई, जिसको क्या कहा जाता है, ट्रेंच, खोदकर उसमें सैनिकों को ठहराते थे, ताकि वे बंदूकों का निशाना न बन पाए और सुरक्षित स्थान से गोली चलाया जाए। मतलब जो सामने वाले जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो अपने सैनिकों को बचाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था बनाए रखते थे। सैनिकों को कई महीने ठंड और बरसात में इन ट्रेंचों में अत्यंत दयनीय हालत में रहना पड़ता था। मतलब जो ट्रेंच बनाई जाती थी, जमीन को खोदकर एक लंबी खाई बनाई जाती थी जिसमें सैनिकों को ठहरना होता था। तो उस स्थिति में जो क्या है, युद्ध लंबे दौर पर चल रही थी, जिसमें कई महीने दर उन्हें गुजरना पड़ता था। तो उस तरीके से ठंड, बरसात, इस तरीके से तरह तरह के जो मौसमी जलवायु होते थे, उस स्थिति को, उस दयनीय स्थिति में भी उन्हें वह हालत या उस स्थिति से गुजरना पड़ता था, जिससे उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाती थी या काफ़ी हालत सहने योग्य नहीं थी। खाइयों में सैनिकों का जीवन बहुत कठिन था। सैनिक खड्डों के अंदर किचन में रहते थे, वहीं गश्त करते, खाते और सोते थे। मतलब उन्हीं जगहों पर वो जो ट्रेंच बनाई गई थी, उन्हीं जगहों पर उस खड्डे में, कीचड़ में, बरसात के दिनों में वह रहते थे। गश्त मतलब भ्रमण करना या वहाँ घूमना, और वहीं वो खाते पीते और सोते भी थे। मरे हुए सैनिकों की लाशों के ढेर, लाशों को खाते चूहे, सड़ती हुई लाशें और चारों ओर फैले मल की बदबू, जुएं और खुजली ने इन खड्डों में रह रहे सैनिकों के जीवन को अमानवीय दशा बना दिया था। मतलब अमानवीय दशा मतलब वहाँ रहने योग्य वो जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी सैनिकों को उस परिस्थिति में उन्हें रहना पड़ता था। उन दिनों एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण मामूली चोट लगने
पर भी अस्वच्छ खाइयों में रहने वाले सैनिक संक्रमण के शिकार हो जाते। मतलब जो एंटीबायोटिक जो दवाई थी उनका आविष्कार नहीं हुआ था। और साथ ही साथ क्या है, जो युद्ध में चोट लगने या किसी कारणवश शरीर में खरोच या कुछ वजह से हो जाने से, जिसकी वजह से सैनिक क्या है, उन चोट लगने से वो उन संक्रमण के वो शिकार हो जाते। उनकी जो चोट लगे रही थी वो घाव क्या है धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते थे। पहली बार सैनिकों को भारी मात्रा में तोप गोलों का सामना करना पड़ा। ये गोले भारी होने के साथ साथ बहुत बड़े विस्फोटक होते थे, जिससे जमीन पर गहरे खड्डे हो जाते थे। इनका ऐसा प्रभाव होता था कि सैनिक अपना दिमागी संतुलन खोकर इधर उधर भागने लगते थे। मतलब ये जो विस्फोटक थे, ये जिस खतरनाक चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था तोप गोले का, वो बहुत ही खतरनाक होते थे, जिससे क्या है सैनिकों की दिमागी संतुलन या दिमागी हालत बहुत ही खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से सैनिक इधर उधर भागने लगते थे। तब या तो वे विरोधियों से मारे जाते या अपने ही सेना द्वारा मारे जाते। तो इस तरीके से उनका जो संतुलन होता था, दिमागी संतुलन, वह धीरे धीरे क्या होने लगता था, इसी गोले तोप गोले के वजह से खराब काफ़ी होने लगते थे। काफ़ी समय बाद में सैनिक चिकित्सक यह समझने लगे कि यह एक तरह की दिमागी बीमारी है। जो क्या है, क्या समझा जाता था कि ये किसकी वजह से, तोप गोलों की वजह से हो रहा था। लेकिन जो सैनिक चिकित्सक थे वो क्या समझते थे कि यह एक दिमागी बीमारी है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसे उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। फिर भी युद्ध से लौटे सैनिक कई वर्षों तक मानसिक तनाव और बीमारियों से ग्रसित थे। जो सैनिक थे वो क्या है, जब वापस युद्ध से जब उन्होंने वापस लौटे तो वो काफ़ी दिनों तक उनकी स्थिति क्या है, काफ़ी तनावपूर्ण थी। उनकी स्थिति उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी, जिसकी वजह से और साथ ही साथ वो बीमारियों से काफ़ी लंबे समय तक ग्रसित रहे। ऐसी हालत थी कि उन सैनिकों की जो युद्ध में लड़ रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को विरोधी सेना द्वारा बंदी भी बना लिया जाता था। जर्मनी, जो कि एक साथ कई देशों से लड़ रहा था, ने सबसे अधिक युद्धबंदी बनाए। मतलब जो सैनिक है युद्ध में विरोधी सैनिकों के द्वारा जो बंदी बनाए जाने लगे, वह बहुत ही अधिक मात्रा में क्या है युद्धबंदी बनाए गए। जो सैनिक भाग लिए थे उन्हें बंदी बनाया गया। उनके द्वारा कैदी शिविरों में विभिन्न देशों के लगभग 25 लाख कैदी थे। इस तरीके से क्या थे, युद्ध कैदी जो थे वह शिविरों में जो लगी होती थी उसमें देश के लगभग 25 लाख कैदी थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी लगभग 3-3 लाख कैदी अपने कैंपों में रखे थे। सोचिए मतलब स्थिति इतनी थी कि जो युद्ध में भाग लिए हुए जो सैनिक थे उन्हें बंदी बना लिया गया और लाखों सैनिक उस बंदी में शामिल थे। युद्ध बंदियों को बहुत ही दयनीय हालतों में और अपमानजनक परिस्थितियों में रखा जाता था। मतलब उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी और साथ ही साथ वो परिस्थिति भी बहुत ही अपमानजनक थी। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। बंदी बनाने वाले युद्ध कैदियों को घृणा से देखते थे और उन पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्च मानते थे। मतलब उनमें जो भी उनके लिए खर्च हो रहा है वो क्या मानते थे कि फिजूल खर्च है, यहाँ खर्च नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्हें हे की दृष्टि, गलत दृष्टि, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जिनमें कुछ बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आग्रह था, पर ज़्यादातर देश इनका पालन नहीं करते थे। जो युद्धबंदी बनाए गए सैनिक थे वो क्या है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार तो किया ही करने का क्या है आग्रह मिला हुआ था, उन्हें कहा गया था। और साथ ही साथ ज़्यादातर देश इसका क्या है पालन नहीं कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन से लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक शामिल हुए, जिन्हें अफ्रीका, इराक और फ्रांस में लड़ने के लिए भेजा गया था। ये क्या है, भारतीय सैनिक सभी शामिल थे जो क्या है अफ्रीका, इराक और फ्रांस में लड़ने के लिए इन्हें भेजा गया था प्रथम विश्व युद्ध में, जो किसकी ओर से, ब्रिटेन की ओर से। इसमें लगभग 74,000 सैनिक मारे गए थे। अब आप आगे देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें किस तरीके से इस्तेमाल और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। क्या है, मशीन गन।
ट्रेंचों के जाल के पीछे आमतौर पर मशीनी गनों का उपयोग किया जाता था। इनका उपयोग पहली बार इसी युद्ध में किया गया। जो मशीन गन जो थी वो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। एक मशीन गन के माध्यम से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दागी जा सकती थी। राइफल जिसे एक बार चलाने के बाद दोबारा गोली भरना पड़ता था की तुलना में मशीन गन भी मारक क्षमता करीबन 100 गुना बढ़ गई थी। जो क्या है, किसके मुकाबले, राइफल के मुकाबले जो मशीन गन थे जिससे काफ़ी मात्रा में तकरीबन 100 गुना बढ़ गई थी, जिसकी क्या है, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी था। अब देखते हैं आगे। तोप। इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का उपयोग किया गया। सबसे भारी तोपों में 50 से 60 गोले प्रति मिनट दागे जा सकते थे। यह तोपों के माध्यम से निश्चित दूरी पर लगातार मार करने वाली तोपें ट्रेंचों से हो रहे गतिरोध को तोड़ने में सक्षम थे। तोपों में प्रतिद्वंदी सैनिक, उनके हथियारों, उपकरणों और ट्रेंचों को एक साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता था। मतलब जो तोपे का जो इस्तेमाल हो रहा था वह काफ़ी ही खतरनाक और क्या है, जो तोपे ट्रेंचों में हो गतिविधि में या उसके इस्तेमाल में किए जा रहे थे उसमें क्या है, तो तोड़ने की क्षमता उसमें अधिक थी, जिससे क्या है, तोपे में जितने भी सैनिक, उनके हथियार, उपकरण, उनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता था। अब आगे देखते हैं टैंक। सन 1899 में ब्रिटेन में मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण से ढके युद्धक मोटर कार का विकास हुआ। पहिए की जगह इसमें चैन ट्रैक लगाकर इसे कीचड़ और उबड़ खाबड़ खाइयों पर भी चलाने लायक बनाया गया था। इस तरह टैंक का आविष्कार हुआ, जो क्या है 1899 में किसके द्वारा, जो ब्रिटेन में मशीन गन और जो बुलेट प्रूफ स्टील थे के आवरण और मतलब उसके द्वारा ढके हुए जो क्या है युद्धक मोटर कार का विकास हुआ, जिससे ये भी आसानी से इसे उबड़ खाबड़ या कीचड़ जैसी जगहों पर आसानी से इसे चलाने लायक ऐसा आविष्कार किया गया था। अब आगे देखते हैं पनडुब्बी। जर्मनी ने समुद्र सतह से नीचे छुपकर चलने वाली और विरोधी जहाज़ों पर गोले दागने वाली यू बोट, जिसको पनडुब्बी का निर्माण किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के 50% व्यापारिक जहाज जर्मन यू बोट के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये क्या है, यू बोट का जो निर्माण किया गया था यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में किया गया था और इसका ये भी काफ़ी नुकसानदायक थे। अब आगे देखते हैं विषैली गैस। जर्मन, जिसके औद्योगिकरण में रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था। रसायन मतलब इसके पास क्या है, उद्योगों में इन्होंने रसायन उद्योग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या उपयोग की जा रही थी, ने युद्ध में विषैली गैसों का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से लोगों की मौत हुई या वे अंधे हो गए। मतलब ये जो रासायनिक गैसें जो थी वो क्या है, बहुत ही विषैली थी, जिसकी वजह से लोगों की मौत तो हो जाती थी, साथ ही साथ वे क्या है, अंधे भी हो गए। इसके चलते विरोधी देशों के सैनिकों को गैस नकाब पहनकर लड़ना पड़ा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती थी। इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए युद्ध में कुछ समय बाद ही सारे देश ने मिलकर निर्णय लिया कि आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध में नहीं किया जाएगा। इसे जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं, जिसमें युद्ध लड़ने के नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम स्वीकृत किए गए। मतलब ये भी कि युद्ध में किस तरीके की चीज़ें का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यह क्या है, जिनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें लड़ने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या है, देश उन नियमों को ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व दिया जाता है और यह नियम क्या है, स्वीकार्य किए गए थे, जिसमें युद्ध में किन किन चीज़ों या कैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा इसके बारे में विवरण दिया गया है। आगे देखेंगे रेलगाड़ी। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों, शस्त्रों, रेल मार्ग पर चलने वाले तोपों व रसद को दूर के ठिकानों तक पहुंचाने का काम रेलगाड़ियों ने किया और इस प्रकार नए यातायात साधन ने युद्ध में अपने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। तो इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में चाहे व्यक्ति हो,
उनके शस्त्र हो या अन्य चीज़ें जो है क्या है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रथम विश्व युद्ध में क्या है रेलगाड़ी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिससे क्या है यातायात में युद्ध में आने जाने में एक महत्वपूर्ण स्थान बना, जिसके चलते लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में सुविधा मिलने लगी। अब आगे देखेंगे विमान। दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं के प्रथम विमान बनाने के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक विमानों का निर्माण और तकनीकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। मतलब जो तकनीक का विकास हो रहा था वह काफ़ी मात्रा में किया जा रहा था। इस दौरान विमानों का प्रयोग मुख्यतः हवाई गश्त मतलब हवा के माध्यम से इधर उधर घूमने या भ्रमण करने के माध्यम से किया जाता लगा था, के माध्यम से शत्रु सेना को ठोह देने के लिए किया जाता था। गश्त मतलब भ्रमण करना, यहाँ वहाँ देखने या निगरानी रखने में की जाती थी। जल्दी सरकारें विमानों के सामरिक महत्व को समझ गई। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विमान निर्माण की तकनीकी का तीव्रता से विकास हुआ। मतलब इसके महत्व को जब जान दिया गया तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही विमान निर्माण जो किए जा रहे थे उसकी तकनीकी या बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी वह धीरे धीरे काफ़ी फैल गई। युद्ध के प्रारंभ और अंत के बीच दोनों गुटों में विमान की संख्या लगभग 850 से बढ़कर 10,000 तक हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक हवा में अधिक देर टिकने वाले तेज, शक्तिशाली, महत्वपूर्ण और अधिक विकसित विमानों का निर्माण शुरू हो गया। तो इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में किन किन तकनीकी चीज़ों का विकास क्या है काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाने लगा और यह काफ़ी तीव्र भी हो गई। अब हम आगे देखेंगे युद्ध का जन सामान्य पर प्रभाव। जन सामान्य मतलब जो जनता थी या लोग थे उस पर किस तरीके से प्रभाव डाला, जो युद्ध की स्थिति को बता रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे यह पहला ऐसा युद्ध था जिसने किसी देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह के युद्ध को पूर्ण युद्ध कहा जाने लगा, जो क्या है सभी पर पड़ा था। इसलिए जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा। बेघर मतलब अब उनके पास कोई घर बार नहीं थे। जो युद्ध में भाग लिए हुए थे उनके घर खेत आदि ध्वस्त किए गए। ध्वस्त मतलब उन्हें तहस नहस कर दिया गया। उन्हें आए दिन विरोधी सेना की लूट, बलात्कार जैसे जुल्म का सामना करना पड़ा। बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, रूस आदि देशों में यह सर्वाधिक रहा। मतलब ये जो स्थिति यहाँ बताई गई है लूटपाट, जुल्म या विभिन्न तरह की प्रताड़नाएं जैसी चीज़ें काफ़ी इन देशों में काफ़ी प्रभावशाली रही है और इन देशों ने ही सबसे अधिक सर्वाधिक यहाँ देखा गया। सभी सरकारें अपनी जनता का समर्थन पाने के लिए युद्ध उन्माद पैदा करने लगी, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ विरोधी देश के प्रति आक्रोश और घृणा पैदा की जाती थी। इसमें क्या है, जो सभी सरकारें क्या थी, अपनी जनता का समर्थन मतलब उनके समर्थन में हो, इसके लिए क्या है युद्ध उन्माद पैदा कर रही थी। युद्ध के लिए वह शुरुआत कर रही थी, जिससे क्या है देशभक्ति के साथ साथ क्या हो विरोधी देशों के प्रति, जो देश विरोधी है उसके प्रति क्या है आक्रोश, गुस्सा और साथ ही साथ घृणा पैदा की जा रही थी। स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों से लेकर पोस्टर, नाटक जैसे सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग किया जाने लगा। युद्ध के शुरू के वर्षों में आम जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और वह बड़े उत्साह के साथ युद्ध के प्रयासों में जुट गए। मतलब इतने अधिक युद्ध के आक्रोश को बढ़ा दिया गया, जिसमें क्या है स्कूलों माध्यमों के साथ साथ तरह तरह की चीज़ें या माध्यम बना करके इसका इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ वह युद्ध धीरे धीरे काफ़ी गहरा जनता पर काफ़ी प्रभावशाली होने लगा। अक्सर लोगों का प्रकोप अपने देश में ही रह रहे भाषाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा। यह अक्सर मतलब जो बातें जो छिड़ रही थी वह अक्सर किन पर, जो अक्सर लोगों के प्रकोप से देश में रह रहे जो भाषाई मतलब जिस भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है उन पर पड़ा। कई देशों ने इन अल्पसंख्यकों को अलग शिविरों में पुलिस की निगरानी में रहना पड़ा। जिनकी संख्या क्या थी, कम थी। कई देश में ऐसी स्थिति आ गई कि जिनकी संख्या कम थी वह उन्हें शिविर लगा दिए जाते थे, जिसमें किसकी पुलिस की निगरानी के माध्यम से ही रहना पड़ता था। शुरुआती समय में युद्ध उन्माद के चलते लाखों
युवक सेना में भर्ती हुए और देश के लिए मरने मारने के लिए निकल पड़े। मतलब युद्ध का जो उन्माद था, जो मुक्त था या शुरुआती दौर था, वह इतनी अधिक तीव्र हो गई कि सेना उसमें भर्ती हो गई और साथ ही साथ मरने और मारने के लिए दोनों क्या है तैयार हो चुके थे। अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे जब युद्ध की वास्तविक सच्चाई उभरने लगी तो युद्ध की जो वास्तविक जो बात थी वह पता लगी तो हर देश में युद्ध समाप्ति और शांति बहाली की मांग उठने लगी। जब युद्ध की जो असली बात थी किस मुद्दे पर हो रही, ये बात जब उन्हें पता चली तो युद्ध की समाप्ति के लिए और साथ ही देश में शांति बनाए रखने की मांग उठने लगी। युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई सदस्य सेना में भर्ती हुआ था, जो या तो लौटा ही नहीं या अपाहिज होकर लौटा। जो युद्ध में जो सैनिक भाग लिए थे सिपाही, वो क्या है जब वो वापस आया तो या तो उन्हें क्या पता चला, या तो वो कभी लौटे ही नहीं और लौटे तो क्या है किसी स्थिति में अपाहिज की स्थिति में वह लौटे। वहीं उन परिवारों को कई अन्य रूपों में युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने लगी। इसका एक कारण रहा कि सरकारें अपनी सेनाओं के लिए खाद्य पदार्थ भारी मात्रा में खरीद रही थी, जिससे सामान्य बाजार में उनका भाव होने लगा। दूसरा कारण यह था कि हर देश के भोजन में कई ऐसी वस्तुएं थी जिनकी आपूर्ति दूसरे देश से आयात में होती थी। मतलब दूसरे कुछ जगहों पर जो क्या है सरकारें सेना के लिए खाद्य पदार्थ जो खाने की चीज़ें थे वह भारी मात्रा में खरीद रही थी, जिन्हें वह सामान्य बाजारों के उनके भाव के हिसाब से उनका अभाव होने लगा था। जो खरीद रही थी वह क्या है कमी होने लगा था। और दूसरा कारण क्या था कि देश में भोजन कई ऐसी भी वस्तुएं थी कि जिसकी आपूर्ति जिसकी पूरा करना देश में दूसरे देशों से उसे मंगाया जाने लगा, जो अब युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हो गई। कई देशों की सरकारों ने आम लोगों को न्यूनतम खाद्य पदार्थ मिले इसके लिए राशन दुकानों के द्वारा वितरण शुरू किया। तो इसकी स्थिति को देखते हुए देश की जो सरकार थी वह आम लोगों के लिए, जो आम जनता थी उनके लिए क्या है न्यूनतम मतलब बहुत ही कम मात्रा में खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए उन्होंने क्या है राशन दुकानें जैसे जहाँ लोगों को चीज़ें मिल सकी उन चीज़ों पर उन्होंने ऐसे वितरण दुकानें शुरू किए। अब आगे देखते हैं। इसी तरह कारखानों को अब युद्ध सामग्री के निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया, जिसके कारण दैनिक उपयोग की चीज़ों के उत्पादन में कमी आई। इन सब बातों के चलते खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी सामग्री की कीमतें दुगनी व तिगुनी हो गए, मगर मजदूरों के वेतन में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी नहीं हुई। क्या है जो कारखाने में जो युद्ध सामग्री के लिए तो परिवर्तन किया गया, जिसके कारण क्या होने लगा, परिवर्तन किया जाने का मतलब चीज़ों में उनमें काफ़ी मात्रा में परिवर्तन किया कि जिसका असर क्या है जो दैनिक चीज़ों में जो चीज़ें वो उपयोग कर रहे थे उसमें क्या है कमी आने लगी। और साथ ही साथ क्या है जिसकी वजह से जो खाद्य सामग्री जो मिल रही थी वह उसकी जो कीमत थी वह दुगुनी से तिगुनी मात्रा में बढ़ गई थी, जिसकी क्या कहें मजदूर और जो वेतन जो प्राप्त हो रही थी वह अपेक्षाकृत उस राशि को चुकाने में या उसे खरीद का पाने में असमर्थ नहीं थी। और साथ ही जो मजदूरों के वेतन थे उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही थी। मजदूर यह देख रहे थे कि किसानों के मालिक युद्ध की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमतों के चलते अधिक मुनाफा कमाकर मालामाल हो रहे हैं। तो मजदूर और जो अन्य लोग थे वो क्या है कारखानों के जो मालिक थे उन्हें तो फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि बढ़ती मांग से और चीज़ों की काफ़ी मात्रा में बिक्री के चलते उन्हें फ़ायदा तो हो रहा था, मगर जो कामगारों जो काम करने वाले लोग थे उनकी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अस्पताल चिकित्सा जैसे सार्वजनिक सुविधाएं भी अब युद्ध के लिए उपयोग किए जाने लगे, जिसके कारण सामान्य नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ा। साथ ही जब युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई और घर घर में वयस्कों की मौत की खबर आने लगी तो लोगों का आक्रोश उन लोगों की तरफ बढ़ा जो युद्ध उन्माद पैदा करके पूरे देश को अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में झोंक रहे थे। तो क्या है यहाँ
जो युद्ध में जो नागरिक भाग ले रहे थे, जो नागरिकों को उस युद्ध में काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ रहा था और साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में लोगों की संख्या क्या है, मरने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। तो इस तरीके से घर घर में जो वयस्क लोग थे उनकी संख्या क्या है, कम होती जा रही थी। और साथ ही साथ लोगों में ये आक्रोश भी उत्पन्न हो गया कि जो युद्ध के उन्माद कर रहे थे, उसे बढ़ावा दे रहे थे, उसको फैला रहे थे, तो उसके प्रति क्या है, पूरे देश को अपने स्वार्थ के लिए जो युद्ध में झोंक रहे थे, तो उनके प्रति काफ़ी मात्रा में आक्रोश उत्पन्न हो चुका। युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद सन 1917 से लगभग हर देश में युद्ध के खिलाफ जन सामान्य बढ़ने लगा। मतलब जन सामान्य मतलब लोगों के बीच में यह 1917 हर देश में यह युद्ध के खिलाफ बढ़ गया। जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया आदि देशों में आम लोगों ने अपनी ही सरकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। मतलब जो युद्ध का जो उन्माद कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ क्या है, जो आम लोग थे वह उनके खिलाफ हो गए और उनसे अपने जो नुकसान हो रहा था या जनता की जो नुकसान हो रही थी, उस स्थिति को देखते हुए वह उसके खिलाफ होते चले गए। मजदूर वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। हर देश में लोग यह विश्वास करने लगे कि उनके देश में लोकतंत्र न होने के कारण सरकार इतनी आसानी से ऐसे घोर युद्ध में उतर रही है, क्योंकि जो उद्योग कारखानों में जो फायदा कमाने के लिए जिस तरीके से लोगों को काम कराया जा रहा था, लेकिन उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जा रही थी, तो इसके लिए लोगों ने हड़तालें करना शुरू कर दी और साथ ही साथ उन्होंने यह विश्वास करने लगे कि देश में लोकतंत्र ना होने की वजह से यह युद्ध काफ़ी मात्रा में आसानी से बढ़ता चला जा रहा है। यदि लोकतंत्र स्थापित होता तो सरकार को लोगों की सुननी होती और उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे युद्ध नहीं होते। अगर देश में अगर लोकतांत्रिक स्थापित होता, मतलब चुने हुए व्यक्ति द्वारा शासन होता या ऐसी सरकारें बनी होती, तो ऐसी स्थिति या ऐसे युद्ध देखने नहीं पड़ते। अब आगे देखते हैं। युद्ध समाप्त होते ही पुराने और विशाल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गए और उन देशों में लोकतांत्रिक क्रांतियों की लहर फैली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्क, रूस, सभी देशों में जो साम्राज्य स्थापित थे उन्हें खत्म करके वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें बहाल हुई। मतलब जहाँ जो देश क्या है, जो क्रांतियाँ फैली थी जिन जगहों में, उन जगहों पर क्या है, लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित होने लगी और हमेशा के लिए जो साम्राज्य बुरी दृष्टि से या क्रांतिकारी फैल रही थी उसे काफ़ी मात्रा में कम कर दिया गया। भारत में भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। एक ओर युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा गया, दूसरी ओर युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में वृद्धि कर दी गई। यहाँ क्या है कि भारत में किस तरीके से युद्ध का प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ युद्ध में सैनिकों को भेजा भी गया और दूसरी तरफ युद्ध के लिए धन इकट्ठा करने और साथ ही साथ सरकारों ने क्या है, करों में वृद्धि भी की। इसके अलावा खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्री का युद्ध में उपयोग के कारण उनकी कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे जन सामान्य मतलब लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इस कारण पूरे देश में उपनिवेशी शासक के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो गई, क्योंकि जो बढ़ोतरी की जा रही थी कीमतों में, जिसकी चलते क्या है, देश को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए क्या है, राष्ट्रपति जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे, उन्होंने इस आंदोलन को काफ़ी तीव्र बना दिया और साथ ही साथ भारतीय उद्योगपतियों के लिए यह एक सुनहरा मौका मिला। वे अपना उत्पादन अधिक कीमत पर बेचकर मालामाल हुए। युद्ध और महिलाएं। जैसा कि हमने देखा कि विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव हुआ। ज़्यादातर नौजवान पुरुषों के सेना में भर्ती होने के कारण अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आना पड़ा, क्योंकि जो नौजवान पुरुष जो थे वो क्या है, अधिक मात्रा में सेना भर्ती होने के कारण अब उनके पास कोई काम करने वाला नहीं रह गया, जिसकी वजह से महिलाएं कारखाने में काम करने लगी और खेतों में काम करने भी शुरू कर दिए। घर में कमाने वाले पुरुष न होने से महिलाओं को घर संभालने के साथ साथ मजदूरी के लिए बाहर काम करना पड़ता था। इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा।
वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगे, क्योंकि घर में पुरुष न होने की वजह से उन्हें यह क्या है अधिक स्वतंत्र भी होने लगा और साथ ही साथ वे अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने लगे और अपने हित व अधिकारों की रक्षा के लिए क्या हो गए, सचेत हो गए, क्योंकि अब उन्हें जो करना था उसे स्वयं ही करना था, क्योंकि जो पुरुष थे वह सेना में भर्ती हो चुके थे। इस युद्ध खत्म करने व शांति बहाल करने की मांग को लेकर महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया, क्योंकि युद्ध जो हो रहा था जिसकी वजह से काफ़ी आक्रोश भी उत्पन्न हुआ था और साथ ही देश में अशांति फैल गई। तो इस अशांति को कम करने के लिए महिलाओं ने देश के प्रति क्या है आंदोलन शुरू किया, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित थी। जगह जगह महिलाओं के संगठन यह मांग करने लगे कि महिलाओं की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपनी जो भूमिका वो काफ़ी निभा रही थी और बहुत सारे कार्य कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या संसदीय जो चुनाव हो रहे उसमें अपने वोट के अधिकार की मांग करने लगे। सबसे पहले ब्रिटेन की संसद में सन 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का निर्णय लिया, जिसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक थी, संपत्तिवान जिनके पास संपत्ति था, तो ऐसे महिलाओं को वोट दिए जाने का निर्णय लिया गया। जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने भी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो इसी तरीके से जर्मन और रूस भी थे, ये भी क्रांतिकारी सरकारों ने क्या है वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो आज के लिए इस लेसन से यहीं तक। आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है युद्ध का कारखानों के मालिकों व मजदूरों पर क्या असर पड़ा। ये 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग इसे पूरा करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।